यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, गोलाकार में कोक्काई, छड़ाकार में बेसिलस, सर्पिलाकार में स्पाइरिला और कॉमाकार में विब्रियो। अगर हम संरचना की दृष्टि से देखें तो बैक्टीरिया बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन इनका व्यवहार जो है वो बहुत ही जटिल होता है। इनमें मेटाबॉलिक क्रियाएं अन्य जीवों की तुलना में बहुत अधिक विविधता लिए हुए होती है। ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। रसायन संश्लेषी मतलब रसायनों को लेकर अपना भोजन बना सकते हैं, अर्थात ये अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण न कर अन्य जीवधारियों या मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी जीवित रह सकते हैं। कुछ जीवाणु परपोषित होते हैं, यानी दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं। ये जीवाणु सजीव जीव जंतुओं या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनके ऊपर परजीवी के रूप में निवास करते हैं। अन्य जीवाणु मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तब इनको मृतजीवी जीवाणु कहते हैं। इस प्रकार इन बैक्टीरिया के सीरीज में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है आद्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये सबसे प्रारंभिक प्रकार के जीवाणु होते हैं। इनके अंतर्गत वे उन जीवाणुओं को रखा गया है जो प्रारंभ में माने बहुत ही प्राचीन है, अति प्राचीन यानी शुरू में ही जिनका हुआ था। हमको पता है कि पृथ्वी में प्रारंभ में जीवन नहीं था, इसका वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म था, इसकी गर्मी के कारण कोई भी जीव पनप नहीं पाते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर कम होने लगा, यहाँ पर बरसात का पानी जो है वो जमा होने लगा, छोटे मोटे ताल तलैया बने, फिर बड़े बड़े समुद्र बने। उसके बाद इनमें जो जैव रासायनिक पदार्थ थे वो आपस में जुड़ते चले गए और कोएजरवेट्स नामक संरचना का निर्माण किया। इन्हीं कोएजरवेट्स से बाद में विकास के फलस्वरूप आर्की बैक्टीरिया का निर्माण हुआ, यानी इसलिए इन आर्की बैक्टीरिया को सबसे प्राचीन जीव माना जाता है। तो चूंकि प्रारंभ में कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो उसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये आर्की बैक्टीरिया जो है वो अत्यधिक गर्म वातावरण में, यानी ऐसे वातावरण में जीवन का प्रारंभ हुआ था जहाँ पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता था। तो ये आज भी ये आर्की बैक्टीरिया सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये ऐसे वातावरण में भी रह सकते हैं जहाँ पर कोई जीव नहीं पनप सकता है ना, यानी जहाँ पर ये ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ भी ये रह लेते हैं। ये इनमें अनॉक्सी श्वसन होता है ऐसे जगह में। इनकी कोशिका भित्ति जटिल पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है। इनकी कोशिका झिल्ली में शाखीय श्रृंखला वाले लिपिड्स के अणु पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें यू बैक्टीरिया की तुलना में अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, यानी ये इनमें किसी भी प्रकार का बाह्य वातावरण का कोई असर नहीं होता है और ये अपने आप को बचाए रख पाने में सक्षम होते हैं। इसके कारण इन पर उच्च तापमान का, अत्यधिक लवणता का, विकिरण का और पीएच परिवर्तन का कोई भी प्रभाव इनमें नहीं पड़ता। तब अगर हम देखें तो आर्की बैक्टीरिया में सबसे पहले हेलोफिस, हेलो मतलब होता है लवण, ये अत्यधिक लवण जल में पाए जाते हैं जैसे हेलो बैक्टीरिया। थर्मो एसिडोफिस, थर्मो मतलब थर्मल यानी टेम्परेचर, ये अत्यधिक तापक्रम जैसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वातावरण में भी अत्यधिक अम्लीयता है ना, पीएच जो है वो बहुत कम होता है। ये हिमालय क्षेत्र में माने अत्यधिक बर्फीला स्थान में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, गर्म पानी के गंध युक्त झरनों में जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें भी ये जीवित रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है सल्फोलोबस और एसिडोथर्मस आदि। और तीसरा है मेथेनोजेंस, ये वे बैक्टीरिया हैं जो मेथेन उत्पन्न करते हैं और ये मृत जीवों पर पनपते हैं। ज़्यादातर ये वाहित मल में, सीवेज के मल में होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेन में बनने में सहायक होते हैं। जितने भी स्थान जहाँ पर मेथेन का निर्माण हो रहा है वहाँ पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोकोकस, मेथेनोमाइक्रोबियम इत्यादि आते हैं। जानवरों के रूमेन में, रूमेन हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जानवर में जो घास फूस खाते हैं यानी जो शाकाहारी होते हैं उनमें स्पेशल प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है जिसको रूमेन कहा जाता है। इसमें रूमेनोकोकस नामक बैक्टीरिया होता है। सजीवी आर्की बैक्टीरिया इनमें पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज को किण्वन के द्वारा मेथेन में बदलते हैं।
सेकंड हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया अपना वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान कर कठोर कोशिका भित्ति और एक कशाब मतलब इसके सामने जो निकला रहता है कशाभिका, एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट करने के लिए उनको कशाभिका कहा जाता है ना, के द्वारा इसका पहचान होता है। साइनोबैक्टीरिया जैसे नीलहरी शैवाल में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय कोनोलियल और तंतुमय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल कहलाते हैं। इनकी कॉलोनी प्रायः जेली नुमा आवरण से ढकी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा पानी में बहुत समय तक अगर किसी चीज़ को रख दिया जाए तो उसके चारों ओर एक लसा सा चिपचिपा चिकना सा पदार्थ हो जाता है। तो चूंकि ये हमेशा पानी में रहते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसलिए इनमें जेली नुमा आवरण पाया जाता है। ये प्रदूषित जल में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। जहाँ पर भी गंदा पानी पाया जाता है, प्रदूषण ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पर ये वृद्धि करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी गाँव तरफ गए होंगे तो छोटा मोटा तालाब या गड्ढा वड्ढा होता है, वहाँ पर पूरा हरा एकदम चिकना पाउडर जैसे भर जाता है। तो ये जो है वो यही होते हैं, है ना। और इसकी कॉलोनी प्रायः है ना नास्टॉक एनाबिना में विशिष्ट कोशिकाएं हेट्रोसिस्ट होता है जो पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। इसके बारे में हम और बाद में पढ़ेंगे। रसायन संश्लेषी जीवाणु नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन हेतु करते हैं। जैसे जीवाणु नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी जीवाणु प्रकृति में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इनमें अधिकांश अपघटक यानी डिकम्पोजर होते हैं। बहुत से परपोषी जीवाणु मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों में भी अपना योगदान देते हैं। जैसे दूध का दही में कन्वर्ट होना, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में रहकर, लेग्यूम मीन्स जो ग्रंथि युक्त जड़ें होती हैं, जैसे चना वगैरह का कुल के बारे में हमने पढ़ा है ना, चना के जड़ में ग्रंथियां होती हैं, ये लेग्यूम कहलाता है। इसमें लेग्यूमिनेसी कुल का जीवाणु उसमें रहता है और उसके स्त्रीकरण में सहायता करता है। कुछ जीवाणु रोगजनक भी होते हैं जो मनुष्य में, फसल में, फार्म में, पालतू पशुओं में रोग उत्पन्न करके उनको हानि भी पहुंचाते हैं। विभिन्न जीवाणुओं के द्वारा हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां फैलती है, तो ये हानिकारक होते हैं। जीवाणु सामान्यतः कोशिका विभाजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं और कभी कभी ये बीजाणु भी बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। इनमें एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण होता है। लैंगिक जनन आनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा होता है, जो कि संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन, रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन और पराक्रमण मीन्स ट्रांसडक्शन की विधि के द्वारा होता है। इस प्रकार माइकोप्लाज्मा सजीव संसार की सबसे छोटी सजीव कोशिकाएं हैं। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा पौधों में और प्राणियों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार जीवाणु जो है वो हमारे लाइफ के लिए उपयोगी भी है और हानिकारक भी है।